गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ने चीन को नौसेना बेस और हवाई अड्डा बनाने के लिए 5,000 एकड़ ज़मीन दे दी है। ये दावा किया है पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रज़ा ने। उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया समुदाय के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि दक्षिणी बलूचिस्तान में चीनी नौसेना और हवाई अड्डे की स्थापना के लिए पीपल लिबरेशन आर्मी PLA को 5,000 एकड़ से ज़्यादा अनुमानित ज़मीन आवंटित किया गया है। ये काफ़ी सनसनीखेज खुलासा है क्योंकि इससे सीधे भारत के ऊपर बड़ा खतरा बनता है। चीन पहले से ही ग्वादर में एक बंदरगाह बना चुका है जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है। लेकिन अगर वाकई पाकिस्तान ने चीन को ज़मीन दिया है तो इसका मतलब है कि नया नौसैनिक बंदरगाह भारत को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जिस जगह पाकिस्तान ने चीन को 5,000 एकड़ ज़मीन दी है वो जगह ग्वादर से करीब 65 से 70 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी दूर तुर्बत के पास स्थित है। आदिल राजा ने खुलासा किया कि करीब 7 साल पहले चीनी राज्य टेलीविज़न ने बलूचिस्तान के जीवानी क्षेत्र में इसी तरह के डेवलपमेंट पर पाकिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की जानकारी दी थी। ग्वादर में चीन द्वारा निर्मित और नियंत्रित एक मौजूदा घरे समुद्र के बंदरगाह और हवाई अड्डे के साथ ये डेवलपमेंट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट्स में से एक हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर चीन को महत्वपूर्ण कंट्रोल देगा। आतंकवाद, गरीबी, मुद्रास्फीति, धांधली वाले चुनाव, नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक बदहाली के कारण मिश्रण में फंसा पाकिस्तान हर हाल में भारत को अशांत करना चाहता है। माना जा रहा है कि चीन को 5,000 एकड़ ज़मीन अगर दिया गया है तो इसके पीछे पाकिस्तान की शैतानी साजिश ही है। पिछले साल खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान ने ग्वादर बंदरगाह में चीन को नौसैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त देने का वादा किया हुआ है। आपको बता दें कि ग्वादर पोर्ट किसी काम का नहीं है और उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फिर भी पाकिस्तान ने चीन को करोड़ों डॉलर ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए खर्च करने के दिए। ग्वादर पोर्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का हिस्सा है जिसमें चीन ने 60 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च किए हैं। अब चीन ने पाकिस्तान पर ग्वादर पोर्ट में नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसके एवज में पाकिस्तान 3 से सेकेंड अटैक न्यूक्लियर क्षमता हासिल करने में मदद की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि चीन भारत को घेरने के लिए बंदरगाहों का एक जाल बना रहा है जिसे मीडिया में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का नाम दिया गया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंद महासागर क्षेत्र में वर्चस्व बनाने और भारत को काउंटर करने का एक चीनी थ्योरी है, जिसके जरिए चीन कमर्शियल बंदरगाहों को इस तरह से निर्माण कर रहा है जिसका इस्तेमाल वो कभी भी सैन्य इस्तेमाल के लिए कर सकता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीनी मुख्य भूमि से सूडान बंदरगाह तक फैली है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में चटगांव बांग्लादेश में कंटेनर सुविधा, पाकिस्तान में कराची और गदर बंदरगाह, कोलंबो में हम्बन टोटा जैसे बंदरगाह शामिल है। हालांकि चीन ने कभी भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आधिकारिक तौर पर बयानों में इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अलावा चीन ने जिबूती में भी नौसैनिक अड्डा बनाया है जो भारत के लिए गंभीर खतरा है। जिबूती नौसैनिक अड्डा भी बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में सैन्य गठबंधनों और परिसंपत्तियों की मदद से भारतीय उपमहाद्वीप को घेरने की चीन की लंबी रणनीति का हिस्सा है। भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए चीन अपने नौसैनिक अड्डों के जरिए पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में बंदरगाह परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है। जैसे ग्वादर बंदरगाह चीन को युद्ध जैसी स्थिति में पश्चिमी क्षेत्र में भारत के खिलाफ हमले करने में चीन की मदद करेगा। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को लड़ाकू विमान, पनडुब्बी और परमाणु सहायता भी दे रहा है ताकि वो भारतीय हमले का कड़ा जवाब दे सके। हालांकि फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या वाकई पाकिस्तान ने चीन को नौसेना बेस और हवाई अड्डा बनाने के 5,000 एकड़ ज़मीन दी है या नहीं। लेकिन चीन के ऐसे प्रोजेक्ट अक्सर काफ़ी सीक्रेट होते हैं जिनका पता चलने में महीनों और सालों लग जाते हैं। हम बात करें खालिस्तानियों की। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में खालिस्तानियों ने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के कार पर हमले की कोशिश की है। यही नहीं, बड़ी तादाद में जमा हुए खालिस्तानियों ने तिरंगे को भी फाड़ दिया। भारतीय विदेश मंत्री लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। लंदन में इस घटना पर भारत ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा कि यह उकसावे वाली कार्रवाई है और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का अलगाववादी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि ब्रिटेन लंबे समय से भारत के भगोड़े लोगों और आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। उन्हें भारत को ब्रिटेन से FTA न करने पर चेतावनी भी दी है। रक्षा मामलों के चर्चित भारतीय विशेषज्ञ वर्मा चेनानी ने एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा, ब्रिटेन लंबे समय से भारत के वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले आतंकी तथा अपराधी आरोपों का सामना कर रहे भगोड़े लोगों का सुरक्षित ठिकाना रहा है। आज बिना भारत की चिंताओं को दूर किए ही ब्रिटेन चाहता है कि वो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करे। अब ब्रिटेन भारत के साथ फिर से वार्ता शुरू कर रहा है। ब्रिटेन लंबे समय से चाह रहा है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो, लेकिन अभी तक उसे निराशा हाथ लगी है। खालिस्तानियों के इस हमले से ब्रिटेन में सुरक्षा की पोल खुल गई है।
इससे पहले लंदन में खालिस्तान समर्थक नारे लगा रहे प्रदर्शनकारियों के एक छोटे समूह में शामिल एक व्यक्ति ने उस समय सुरक्षा घेरा तोड़कर विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार को रोकने का प्रयास किया जब वह थिंक टैंक चैथम हाउस के मुख्यालय से बाहर निकल रहे थे। भारत ने अलगाववादियों चरमपंथियों के छोटे समूह की भड़काऊ गतिविधियों की निंदा की है। अलगाववादियों के झंडे लहरा रहे समूह को रोकने के लिए बुधवार रात को अवरोधक लगाए गए थे और बड़ी संख्या में मौजूद पुलिसकर्मियों की उन पर नजर थी। तभी भारत का झंडा पकड़े एक व्यक्ति ने अवरोधकों को पार करके मंत्री की कार का रास्ता रोकने की कोशिश की और अधिकारी उसे पकड़ने के लिए दौड़े। मेट्रोपॉलिटन पुलिस अधिकारी उसे तुरंत एक तरफ ले गए। इस मामले में अभी तक किसी गिरफ्तार किए जाने की सूचना नहीं है। सामुदायिक संगठन इनसाइड यूके ने इस घटना का फुटेज सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि यह हमला उस समय हुआ जब डॉक्टर जयशंकर ब्रिटेन की यात्रा पर है। उन्हें ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी के साथ सफल बैठक की जहां उन्हें द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने सुरक्षा में चूक की इस घटना की निंदा की। ब्रिटिश सरकार से अपने राजनयिक दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमने विदेश मंत्री की ब्रिटेन यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा संबंधी चूक की घटना की फुटेज देखे हैं। उन्होंने कहा हम अलगाववादी और चरमपंथियों के छोटे समूह की उकसावे वाली गतिविधियों की निंदा करते हैं। जायसवाल ने कहा हम ऐसे तत्वों द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए जाने की निंदा करते हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि ऐसे मामलों में मेजबान सरकार अपने कूटनीतिक दायित्वों को पूरी तरह से पालन करेगी। इससे पहले चैथम हाउस में एक सत्र के दौरान विदेश मंत्री से भारत से संबंधित मानवाधिकार चिंताओं के बारे में सवाल किया गया, जिसके जवाब में जयशंकर ने कहा इसमें से काफ़ी बातें राजनीतिक हैं। मानवाधिकार संबंधी कई अभियानों एवं अभिव्यक्तियों के जरिए हमें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया गया है। हम इसे सुनते हैं। हम परिपूर्ण नहीं हैं। कोई भी परिपूर्ण नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें कार्रवाई की आवश्यकता होती है। आइए हम बात करें तैमूर राणा के बारे में। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा ने एक बार फिर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। राणा ने अपनी अपील में भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की है। राणा ने कहा है कि उसे भारत में प्रताड़ित किया जा सकता है क्योंकि वह पाकिस्तानी मूल का है। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप प्रशासन ने तैमूर राणा के भारत प्रत्यर्पण की आखिरी मंजूरी दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि उसके प्रशासन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में अपनी भूमिका के लिए भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से वांछित तैमूर राणा को भारत में न्याय का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दे दी है। राणा ने अपने आवेदन में कहा है कि वह कई बीमारियों से पीड़ित है। वह हृदय धमनी विकार, पार्किंसंस और यूरिनल कैंसर का रोगी है। राणा के वकीलों का तर्क है कि वो मुकदमे का सामना करने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। तैमूर राणा 63 वर्षीय पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। पाकिस्तानी सेना में भी काम कर चुका, सेना में डॉक्टर रहा। हालांकि 90 के दशक में राणा कनाडा चला गया और फिर वहीं उसने वहाँ की नागरिकता ले ली थी। कनाडा से तैमूर राणा अमेरिका पहुंचा। वहाँ उसने शिकागो में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसिंग फर्म खोली। मुंबई हमले का दोषी डेविड हेडली तैमूर राणा का दोस्त था। दावा है कि तैमूर राणा ने ही डेविड हेडली को अपराध की दुनिया में धकेला। हेडली ने ही 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के लिए रेकी की। हेडली को बाद में अमेरिका से गिरफ्तार किया गया था। हेडली से पूछताछ में ही तैमूर राणा की मुंबई हमले में संलिप्तता का खुलासा हुआ था। राणा को साल 2009 में अमेरिकी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मुंबई हमले से पहले डेविड हेडली ने मुंबई में ताजमहल होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसी प्रमुख जगहों की रेकी की थी। हेडली तैमूर राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म का कर्मचारी था। जांचकर्ताओं का मानना है कि हेडली ने तैमूर राणा के इशारे पर यह काम किया। जनवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तैमूर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी क्योंकि कोर्ट ने मामले में उसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। भारत ने पिछले महीने कहा था कि वह तैमूर राणा के जल्द प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ काम कर रहा है। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने अरब सागर में समुद्री मार्ग के जरिए भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, 2 होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था। लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हमले के बाद आतंकी अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। नवंबर 2012 में अजमल आमिर कसाब को पुणे की येरवदा जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। आइए बात करें अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतवंशी जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का अगला निदेशक बनाने का ऐलान किया था। बुधवार को अपनी नियुक्ति की पुष्टि के लिए जय भट्टाचार्य सीनेट के सामने पेश हुए। सीनेट के सामने पेशी के दौरान जय भट्टाचार्य ने वादा किया कि वे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ऐसा माहौल बनाएंगे जहां मुक्त भाषण और विज्ञान संबंधी मतभेदों को पूरी जगह दी जाएगी। NIH देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान वित्त पोषण संस्थानों में से एक है। उन्होंने कहा कि विज्ञान में विचारों की भिन्नता बेहद जरूरी है। जय भट्टाचार्य एक फिजिशियन और स्वास्थ्य
अर्थशास्त्री हैं। भट्टाचार्य ने कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन लगाने के फैसले का विरोध किया था। जय भट्टाचार्य बुधवार को सीनेट की स्वास्थ्य, शिक्षा और श्रम पेंशन समिति के समक्ष पेश हुए। जय भट्टाचार्य का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे, जहाँ उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ आर्ट्स और फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की और साल 2000 में अर्थशास्त्र में पीएचडी किया। ट्रंप ने जय भट्टाचार्य की नियुक्ति का ऐलान करते हुए कहा कि जय भट्टाचार्य मौजूदा समय में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्वास्थ्य नीति के प्रोफेसर हैं और नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च में रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम कर रहे हैं। वे स्टैनफोर्ड में स्वास्थ्य और उम्र से जुड़े जनसंख्याकी और अर्थशास्त्र केंद्र के निदेशक हैं। उनकी रिसर्च स्वास्थ्य के अलावा कमज़ोर आबादी की बेहतर देखभाल से जुड़ी है। उनकी रिसर्च अर्थशास्त्र, कानून से लेकर स्वास्थ्य नीति के जर्नल तक में छपी है। जय भट्टाचार्य ने कोरोना काल में लॉकडाउन का विरोध किया था। उन्होंने सरकार के कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों और मास्क नीति का भी विरोध किया था। उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए इसे लोगों में फैलने देने और हर्ड इम्यूनिटी के पक्ष में तर्क दिए थे। हालांकि अपने विचारों के लिए उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.